इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये मैं एक बच्चा हूँ, कल का नेता, पर मैं आजाद नहीं हूँ खेलने, स्कूल जाने और बढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे अपना परिवार पालने के लिए काम पर जाना पड़ता है। ये वे बच्चे हैं जिन्हें हम रोज अपने आसपास देखते हैं, घरों, पेट्रोल पंपों, चौराहों पर। हम इन्हें देखते हैं, पर नजरअंदाज करके अपनी राह चल देते हैं। बच्चे आशा हैं कल की। वे किसी भी देश की सबसे कीमती वस्तु हैं। अगर इन्हें बचपन से ही शारीरिक और मानसिक तकलीफों में झोंक दिया गया तो उनका कुदरती विकास रुक जाएगा। संसार भर के करोड़ों बच्चों का बचपन इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि उन पर कच्ची उम्र में ही बड़ों के काम और जिम्मेवारियां लाद दी जाती हैं। बाल श्रम और बाल कार्य में फर्क है। जब बच्चा अपने माता पिता से काम सीखता है तब उसे आराम करने और पढ़ने का भी पूरा समय मिल जाता है। इसे हम बाल कार्य कहते हैं। तो फिर बाल श्रम क्या है? जब बच्चा कोई ऐसा काम करता है जो कि उसके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, शोषक हो तथा उसे उसके स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता हो, तब इसे बाल श्रम कहा जाता है। बाल श्रम हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि ये बच्चों के विकास में रुकावट डालता है। 1986 के बाल श्रम निषेध और विनियमन कानून में 14 वर्ष से कम उम्र के काम करने वाले बच्चों को बाल मजदूर कहा गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के काम करने वाले बच्चे दुनिया भर में 12 करोड़ हैं, जबकि भारत में ये 1,12,80,000 हैं। इनमें 90% से ज्यादा बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि बाकी शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों के बच्चे पटरियों, होटलों, पेट्रोल पंपों, छोटे छोटे ढाबों और परिवारों में काम करते हैं। लगभग 50,000 बच्चे, जिनमें अधिकतर लड़कियां हैं, माचिस और पटाखों जैसे रोशनी के उद्योगों में काम करते हैं, लेकिन खुद अंधेरे में रह जाते हैं। 20,000 के लगभग बच्चे पत्थर के खदानों में काम करते हैं, जहां बड़े बड़े पत्थर तोड़े जाते हैं। बच्चों के लिए ये एक ऐसा नीरस काम है जिससे कोई छुटकारा नहीं है और जो बच्चों के नाजुक फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। सागर लोगों के लिए आजादी का प्रतीक हो सकता है, लेकिन मछली उद्योग में लगे 20,000 के लगभग बच्चों के लिए ये कमरतोड़ बोझ है। इन बच्चों को ज्यादा तादाद में मछलियां पकड़ने के लिए रोजाना ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो पेशा बड़ों पर भी भार स्वरूप है, उसे इन्हें छोटी उम्र में ही अपनाना पड़ता है। मछलियों के आने पर उनकी छिलाई होती है। 5 बरस की नन्ही बच्चियां इन झींगा मछलियों को छीलने की कला में तो पारंगत हो गई हैं, लेकिन इसके लिए इनकी भीगी और फिसलन भरी उंगलियों को जख्मों की कीमत चुकानी पड़ती है, जिनसे ये संक्रमण, बुखार, दस्त और उल्टी के निरंतर शिकार होती रहती हैं। करघों पर कपड़ा बुनने के लिए चरखे से निकलते ये धागे लगभग 20,000 बच्चों के लिए एक बंधन ही तो हैं। ये रंग बिरंगे धागे जो कि इन नन्हे बच्चों की नन्ही उंगलियों और अंगूठों पर जख्म छोड़ते हैं, क्या कभी इनके निर्बल तनों को ढकने के काम आएंगे? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ये हानि उन 20,000 बच्चों को बिना धूम्रपान किए ही उठानी पड़ती है, जो बीड़ी बनाते समय कच्चा तंबाकू अपनी सांस में ग्रहण करते हैं और निकोटिन के विषैले प्रभाव में आ जाते हैं, और इनकी कीमत इन्हें मिलती है रोजाना 6 से 10 रुपए। तपती भट्टी पर काम करते हुए पिघले कांच को ढोना बच्चों के लिए खतरों से भरा है, लेकिन ये खतरा शीशे के चमचमाते सामान का निर्माण करते हुए 50,000 के लगभग बच्चे हर रोज उठाते हैं। बाल श्रम के कई रूप हैं। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में अनियमित मजदूर के रूप में, बंधुआ मजदूर के रूप में
खतरनाक और गैर खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चे। बच्चे अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों कृषि, उद्योग और सेवा में काम करते हुए दिखाई देते हैं। कृषि क्षेत्र में हमें ग्रामीण बच्चे इन रूपों में काम करते हुए मिलते हैं: प्रवासी मजदूर के रूप में, अदृश्य मजदूर के रूप में और बंधुआ मजदूर के रूप में। औद्योगिक क्षेत्र में बच्चे हमें इन रूपों में दिखाई देते हैं: प्रवासी मजदूर के रूप में, विभिन्न उद्योगों की परिवार आधारित इकाइयों में काम करते हुए, अदृश्य मजदूर के रूप में, वेतन आधारित मजदूर के रूप में, अत्यधिक शोषणमय स्थितियों में काम करते हुए और स्वरोजगारी बच्चे के रूप में। सेवा के क्षेत्र में बच्चे हमें इन रूपों में दिखाई देते हैं: स्वरोजगारी मजदूर के रूप में, अदृश्य मजदूर के रूप में, मजदूरी पर आधारित मजदूर के रूप में। अदृश्य बाल मजदूर असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थितियों में काम करते हैं और इनकी तादाद देश के कुल बाल मजदूरों में सबसे ज्यादा है। प्रवासी बाल मजदूर अपने परिवार के साथ या अकेले गांव से शहर या छोटे से बड़े शहर की तरफ प्रवास करते हैं। बंधुआ बाल मजदूर वे हैं जिन्हें उनके माता पिताओं या अभिभावकों ने कर्ज या पैसों के बदले नियोक्ताओं के पास गिरवी रख दिया है। शहरी बाल मजदूरों की जमात में आने वाले बच्चों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। काम करने वाले ऐसे बच्चे जिनके अपने परिवार तो हैं, लेकिन जो अपना अधिकांश समय फुटपाथों में बिताते हैं। काम करने वाले ऐसे बच्चे जो अपने परिवारों को गांवों में छोड़कर शहर चले आए हैं। तिरस्कृत बच्चे काम करने वाले ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बिना किसी छत्र छाया के भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये बच्चे सबसे ज्यादा शोषण और उत्पीड़न के शिकार होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के मजदूरी में लग जाने का मतलब है समाज के सामने गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का उठ खड़ा होना। इससे मजदूरी की दर सस्ती हो जाती है और मजदूरी के चालू भाव गिर जाते हैं। ये बच्चों की शारीरिक, भावनात्मक और भौतिक क्षमताओं को कमजोर करता है, जो कि आगे चलकर समाज के लिए जरूरी मानव संसाधनों को ही खत्म कर देंगे। बाल श्रम गरीबी का एक लक्षण भी है और कारण भी। इससे गरीबी का एक अधम निकृष्ट सिलसिला बन जाता है। वो बच्चा आर्थिक रूप से कैसे तरक्की करेगा जिसे बचपन से ही काम में झोंक दिया गया हो और औपचारिक शिक्षा से वंचित कर दिया गया हो। बड़े हो जाने पर ये बच्चे अपनी कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण अपने बच्चों को काम में लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी बाल मजदूर पैदा होते रहते हैं। खतरनाक धंधों में काम करने वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कांच उद्योग में उच्च तापमान में काम करने वाले बच्चे पानी की कमी के निरंतर शिकार होते हैं। मुरादाबाद का पीतल उद्योग बाल मजदूरों को टीबी का शिकार बना रहा है। रत्नों की कटाई और हीरे की पॉलिश करने वाले उद्योगों में काम करते हुए बच्चों की नजर कमजोर हो जाती है। बाल श्रम के कारणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: आपूर्ति से संबंधित कारक और मांग से संबंधित कारक। उन कारणों को जिनकी वजह से माता पिता अपने बच्चों को स्कूल की जगह काम पर भेजते हैं, आपूर्ति से संबंधित कारकों के वर्ग में रखा जाता है। ये कारक हैं बेरोजगारी और गरीबी, निरक्षरता, शिक्षा के सीमित अवसर, परंपरागत कौशल में बच्चों को प्रशिक्षण देने के मामले में माता पिता की प्राथमिकता, लिंग भेद, मजबूरी में किया गया प्रवास, सामाजिक पिछड़ापन, सरकार के समष्टि स्तर की नीतियां। कई उद्योग और व्यवसाय वयस्कों की तुलना में बच्चों को काम देना पसंद करते हैं क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार के कारणों को मांग से संबंधित कारक कहा जाता है। बाल श्रम के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण मांग से संबंधित कारक हैं: श्रम सघन काम, बच्चों की नाजुक उंगलियां, ये विनम्र, आज्ञाकारी और सस्ते में उपलब्ध हैं। उद्योगों का अनौपचारीकरण, कानून का लचर कार्यान्वयन। इन्हीं कारणों से लाखों बच्चे स्कूल जाने, खेलने और देश के भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार होने की बजाय काम करने को मजबूर होते हैं।
बाल श्रम का उपयोग करना बच्चे के तमाम अधिकारों को पूर्ण रूप से नकार देना है। इस स्थिति की भीषणता को देखते हुए सरकार और गैर सरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों और संस्थानों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इस मामले को हल करने के लिए कई रणनीतियां बनाई हैं, जैसे 1987 की राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को लागू करना, काम करने वाले बच्चों के लाभ के लिए आम विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना, बाल श्रम को मिटाने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण का निर्माण, बाल श्रमिकों की बहुलता वाले जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम प्रोजेक्टों को लागू करना और बाल श्रम पर राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र का निर्माण आदि। बच्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती मानव संसाधन है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। बचपन मानव विकास की बहुत ही नाजुक और प्रभावशाली अवस्था है। बच्चों का बचपन बचाने के लिए सरकार और समाज के प्रतिनिधियों को एक एकीकृत और संपूर्ण पहुंच अपनानी चाहिए ताकि सभी बच्चों को मानव संसाधन के रूप में माना जाए और इन संसाधनों को पनपने, बढ़ने तथा विकसित होने के लिए अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए। बाल श्रम को मिटाना यूनिसेफ और ILO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यूनिसेफ विभिन्न देशों की सरकारों से बाल श्रम मिटाने और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा मजबूत नीतियां बनाने और उन पर अमल करने का आग्रह करता है। ये कानून बनाने और उनको लागू करने के लिए ILO, यूनेस्को और गैर सरकारी संगठनों जैसी कई संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है। ILO ने कन्वेंशन नंबर 138 को लागू करते हुए रोजगार के क्षेत्र में न्यूनतम आयु सीमा तय की है। ये कई परियोजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा बाल मजदूरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा है। बाल श्रम पर सुप्रीम कोर्ट के 1996 के महत्वपूर्ण फैसले ने बच्चों से मजदूरी करवाने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए रास्ता खोल दिया है। 4 फरवरी 1993 के एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को बुनियादी अधिकार बनाने का आदेश दिया है। बाल श्रम को मिटाने में गैर सरकारी संगठनों का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। गैर सरकारी संगठन कई तरह की रणनीतियां अपनाते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने, उनके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करने, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने जैसी कल्याणकारी गतिविधियां अपनाते हैं, तो दूसरे गैर सरकारी संगठन बाल श्रम को मिटाने की मुहिम चला रहे हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन बाल श्रम को मिटाने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को एक प्रभावशाली रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसकी वकालत भी करते हैं। बटरफ्लाइज जैसे कुछ गैर सरकारी संगठन शहरी बाल मजदूरों के लिए एक पूरा का पूरा प्रोग्राम ही चला रहे हैं। बटरफ्लाइज लोकतंत्र और निर्णय लेने में बच्चों की भागीदारी में आस्था रखता है। वो ये ध्यान रखता है कि बच्चे अपने बारे में सभी मसलों पर खुलकर बातचीत करें और अपने भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाएं। ये बच्चों को सुविधाजनक समय और स्थान पर अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षक खुद वहां जाते हैं जहां बच्चे एक साथ पढ़ने को मिल जाते हैं। बटरफ्लाइज ने एक मोबाइल हेल्थ वैन रखी हुई है जो जगह जगह घूमकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और इलाज करती है। इसके द्वारा बच्चे बीमारियों से बचाव करना और सफाई रखने जैसी स्वास्थ्यवर्धक बातें सीखते हैं। बच्चों के मन से भय हटाने और आपस में विश्वास पैदा करने के लिए बटरफ्लाइज कई तरह के मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें से एक है बच्चों को नियमित रूप से पिकनिक पर ले जाना। पिकनिक में भाग लेकर बच्चे अपनी चिंताओं को पूरी तरह से भूलकर खुशी से झूम उठते हैं। बटरफ्लाइज शहरी मजदूर युवकों को मशीनों की कारीगरी, ड्राइविंग और बिजली मिस्त्री का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण ने कईयों को रोजगार दिलाने और अपने पांवों पर गर्व से खड़ा होने में मदद की है। आज ये युवक अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। बटरफ्लाइज रेस्टोरेंट ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसे कि शहर के मजदूर किशोर चला रहे हैं।
इसमें इनके लिए एक खास मेज बनी हुई है जिस पर इन्हें बहुत ही मामूली कीमत पर भोजन मिलता है। बटरफ्लाइज बच्चों को अपनी आय में से बचत करने के लिए भी प्रेरित करता है ताकि वक्त आने पर वो इसका उपयोग कर सकें। बटरफ्लाइज चाइल्डलाइन नाम की 24 घंटे की एक ऐसी मुफ्त टेलीफोन सेवा चला रहा है जिसका इस्तेमाल कोई भी बच्चा कभी भी कर सकता है। बटरफ्लाइज के कार्यकर्ता तुरंत ही उस बच्चे के पास पहुंचते हैं और उसे सहायता प्रदान करके उसकी उलझन दूर करते हैं। चाइल्डलाइन को चलाने वालों में वो लोग भी हैं जो पहले कभी खुद मजदूर बच्चे रह चुके हैं। बटरफ्लाइज ने शहरी मजदूर बच्चों के लिए एक सूचना सेवा भी चला रखी है जो कि उनकी जरूरतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सूचनाएं प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है। इसके द्वारा वो सेहत और सामान्य ज्ञान के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो खुद को उत्पीड़न और शोषण से कैसे बचाएं और उनके अधिकार क्या हैं। ये बाल मजदूर की आवाज नाम का दीवार पर चिपकाया जाने वाला एक समाचार पत्र है जिसे बच्चों के ही संपादकीय बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसकी प्रतियां शहर के उन हिस्सों में चिपकाई जाती हैं जहां पर शहर के मजदूर बच्चे बहुतायत से मिलते हैं। इस दीवार पत्र में बाल श्रम, यौन उत्पीड़न से लेकर शैक्षणिक मसलों और शहर के मजदूर बच्चों के जीवन और परिस्थितियों से संबंधित सरोकारों जैसे विषयों को समाहित किया जाता है। ये एक पाक्षिक पत्र है जिसमें इनके जीवन के वास्तविक अनुभवों और नजरियों को प्रकाशित किया जाता है। बटरफ्लाइज द्वारा प्रदान किए गए इस मंच के द्वारा इन बच्चों की सृजन शक्ति को वास्तविक अभिव्यक्ति मिलती है। हम उस विचारधारा के तहत काम कर रहे हैं जिसमें बात की जाती है बच्चों को शोषण और उत्पीड़न से बचाने की, उन्हें सम्मान देने की, विकास और प्रगति का अवसर देने की, उन्हें अपने जीवन का फैसला खुद करने के लिए प्रोत्साहित करने की और बच्चों के अधिकारों को बचाने की। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो कि निराश्रित बच्चों की जरूरतों के अनुकूल होने के साथ साथ अधिक तरक्की पसंद और संवेदनशील हो। प्रयास जुवेनाइल एज सेंटर, जो कि दिल्ली में तरुण गृह चलाने वाला पहला गैर सरकारी संगठन है, देश में ही नहीं विदेश स्तर पर भी एक आदर्श संगठन के रूप में उभरा है। ये हर रोज हजारों दीनहीन और निराश्रित बच्चों से संपर्क करता है। प्रयास ये मानता है कि बच्चे की बुनियादी जरूरतें और अधिकार एक दूसरे के पर्याय हैं। हर बच्चे को पर्याप्त भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्यार और देखरेख की जरूरत है और ये उसका अधिकार है। अपने इसी विश्वास और प्रतिबद्धता के रहते प्रयास 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए आश्रय घर चला रहा है। शहर की घर विहीन इन लड़कियों को न केवल अपना आरामदायक घर मिल गया है, बल्कि आपस में बातें करने और खेलने के लिए दोस्त भी मिल गए हैं। स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को दोपहर के वक्त संपूर्ण पौष्टिक आहार दिया जाता है। इसने बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से पाठ्यक्रम तैयार किया है। इस समय इसके 35 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चल रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बच्चों की जरूरतों और रुचियों का पूरा ध्यान रखा गया है। बच्चे हंसते खेलते सीखते हैं। पढ़ाई के समय और पाठ्यक्रम में बच्चों की सहूलियत का ध्यान रखा गया है। अनौपचारिक शिक्षण की कक्षाओं में एक बच्चे को अधिकतम 3 वर्षों तक शिक्षा दी जाती है और उसके बाद उन्हें नियमित स्कूल में भर्ती कराया जाता है। प्रयास का ये सुसज्जित पुस्तकालय बच्चों के सामने किताबों की दुनिया का अद्भुत संसार खोलता है। अब ये बच्चे भी दूसरे सुविधा संपन्न बच्चों की भांति चित्रकथाओं के जाने पहचाने चरित्रों के कारनामों और दूसरी पुस्तकों का आनंद उठा सकते हैं। प्रयास कटाई, सिलाई और स्क्रीन प्रिंटिंग समेत कई उद्योगों का व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देता है। छोटी लड़कियां महिला प्रशिक्षकों से कटाई और सिलाई की कला सीखती हैं।
ये कला उन्हें भावी जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगी। अपने काम में मग्न लड़कियां संतुष्ट हैं और उनके भोले भाले और आत्मविश्वास भरे चेहरों पर आशा की मुस्कान है। छोटे लड़के अपने प्रशिक्षक से स्क्रीन प्रिंटिंग की कला सीख रहे हैं। ये प्रशिक्षण उन्हें निश्चय ही सशक्त बना उनमें आत्मविश्वास भरते हुए एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। अब ये गरिमा से अपनी आजीविका कमाते हुए राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बन सकते हैं। प्रयास अपनी रोजगार सेवा द्वारा अपने यहाँ प्रशिक्षित विद्यार्थियों को नौकरियां दिलवाने में मदद करता है और अपना खुद का काम शुरू करने वालों के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था भी करता है। हम अनौपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के कई काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कई नए प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। इनमें से एक है नेशनल ओपन स्कूल। नेशनल ओपन स्कूल ऐसे बच्चों के लिए है जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा सके हैं और स्कूल जाने की उम्र को पार कर चुके हैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने कुछ महत्वपूर्ण संगठनों को इस तरह के नेशनल ओपन स्कूल चलाने के लिए अधिस्वीकृत किया है और प्रयास उनमें से एक है। हम एक रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर भी चला रहे हैं जिसमें उन लड़कियों को आश्रय दिया जाता है जो कि शोषण और उत्पीड़न का शिकार हुई हैं और पूरी तरह से सदमे की स्थिति में हैं। उनके परिवार वालों ने जिन्हें बिना कसूर ही त्याग दिया है, ये सोचकर कि इन हादसों के लिए उनकी बच्चियां ही कसूरवार हैं। समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। हमने उन लड़कियों के लिए 2 केंद्र खोले हैं। हम उनकी देखभाल करते हैं, आश्रय देते हैं और परामर्श द्वारा तथा दूसरे तरीकों से उन्हें सदमे से उबरने में मदद करते हैं। इन खेलते और खुशियां प्रकट करते बच्चों की मुस्कान का कारण है प्रयास, जिसने इनका बचपन इन्हें लौटा दिया है। अनेक राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में बाल श्रम के मसले को हल करने के लिए नई पहलकदमियां की हैं। उत्तरी आरकोट जिले के अधिकारियों द्वारा बाल श्रम को जिले से मिटाने के लिए उठाए गए कदम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल को तमिल नव वर्ष की शुरुआत के अवसर पर तमिलनाडु सरकार के सचिव और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में वहां के जिलाधीश ने की थी। इसके बाद एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें वहां उपस्थित सभी जनों ने बाल श्रम मिटाने और बच्चों को स्कूलों में भर्ती करवाने की शपथ ली। उत्तरी आरकोट जिले की रणनीति में शिक्षकों की भूमिका और बाल श्रम के बीच के परस्पर संबंधों पर ध्यान दिया गया। इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वो बच्चों को पढ़ाने के काम को आनंदमय और आकर्षक बनाएं। ये जरूरी था कि शिक्षक अधिक चुस्त बने, बच्चों के साथ खेलें और गीत गाएं। बाल श्रम को मिटाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले जिले में बाल श्रम की समस्या की परिधि और महत्व को ठीक से जाना गया। इसके लिए एक सर्वे किया गया। स्वयंसेवक और सरकारी कर्मचारी घर घर गए। उन्होंने दीवारों पर संदेश लिखे और पोस्टर चिपकाए। कर्मचारियों ने जिले में बाल श्रम की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए जवानों और बुजुर्गों से विशेष रूप से तैयार किए गए प्रश्न पूछे। बाल श्रम की बुराइयों को उजागर करने के लिए और जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक विशेष जुलूस निकाला गया। ये मानव श्रृंखला बाल श्रम को जिले से मिटाने की लोगों की दृढ़ इच्छा और एकजुटता को दर्शाती है। महिलाओं की आर्थिक मुश्किलों को हल करने के लिए एक चक्रीय फंड भी शुरू किया गया। महिलाओं ने इसमें अपनी बचत को सुरक्षित रखने या कर्ज उठाने के लिए इसमें पैसे जमा कराए।
बाल श्रम को मिटाने के लिए सब सरकारी परियोजनाओं को एक रणनीति के रूप में एक साथ शुरू किया गया। महिलाओं को दुधारू जर्सी गाय खरीदने के लिए कर्ज दिया गया ताकि वो दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। इंदिरा आवास योजना के तहत जिले के गरीब लोगों के लिए सस्ते मकान बनाए गए। इस तरह कम कीमत में उनके सर छुपाने की सुविधाजनक छत उन्हें मिल गई। बाल श्रम के विरुद्ध कानूनों को, जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, सख्ती से लागू किया गया। नियोक्ताओं से लिखित प्रतिज्ञा करवाई गई कि वो आगे से बाल श्रम से काम नहीं लेंगे। शिक्षकों के मनोरंजक तरीके ने बच्चों के लिए शिक्षा को आकर्षक बना दिया। बच्चे जो कि 24 घंटे काम में जुटे रहते थे, अब पढ़ने का मजा उठाने लगे। गीत गीत में गणित सीख जाना यकीनन एक तमाशा ही है। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से पढ़ने की शुरुआत करने वाले बच्चों को बाद में औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाया गया। हमने लोगों को पूरी तरह से समझाया और प्रेरित किया। ये मुहिम निश्चित रूप से सफल होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो ये सोचता हो कि कुछ नहीं हो सकता, इसलिए चुपचाप बैठ जाएं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि अगर ये सही उद्देश्य है तो जरूर सफल होगा। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, लोग अपने आप ही आपके साथ जुड़ेंगे। हमने अपने जिले में भी यही किया था। पिछले वर्ष बिल्कुल धरातल से काम शुरू करके अब हम बहुत ही अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं और हम में आत्मविश्वास बढ़ा है। कई दफा लोग कहने लगते हैं कि बाल मजदूरों की समस्या बहुत बड़ी और बहुआयामी है, तो क्या हम चुप करके बैठ जाएं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जिले स्तर पर काम शुरू कर सकते हैं। जिले स्तर पर काम ना कर पाए तो तालुका स्तर पर काम शुरू कर सकते हैं। तालुका स्तर पर काम शुरू ना कर पाए तो अपने गांव से काम शुरू कर सकते हैं, अपनी गली से काम शुरू कर सकते हैं, अपने घर से काम शुरू कर सकते हैं। अगर हम अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू करते हैं तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। ये अभूतपूर्व कदम जो सरकार, गैर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाए गए हैं, धीरे धीरे अपना प्रभाव पैदा कर रहे हैं। बाल मजदूरों की समस्याओं को इन्होंने इस तरह से उभारा है कि हम उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। सफलता की ये कहानियां हमारे लिए रोशनी के ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जो तमाम गैर सरकारी संगठनों, संस्थानों, ट्रेड यूनियनों, समाज सेवकों, स्वरोजगार समूहों और स्वयं सेवकों से बाल श्रम मिटाने का आह्वान कर रहे हैं। आइए हम सभी देश से बाल श्रम को जड़ से मिटाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करें, ताकि नई सदी का सूरज हमारे इन बाल मजदूरों की जिंदगियों को भी रोशन कर सके। देश को मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी इस कोमल पौध को संभालना है।